हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपने अलजेब्रा के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो ये भी चैप्टर हमारे पिछले चैप्टर के तरह बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत बेसिक तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, देन पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में स्टार्ट करते हैं। चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एकदम आराम से एकदम बेसिक से इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसको ध्यान से पहले हम लोग देखते हैं। तो आपको याद हो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हम लोग? सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम लोग ये पढ़ के आए कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बी लीनियर पॉलिनोमियल then p of x is equal to 0 is said to be as linear equation क्या लिखा हम? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर क्यों है, इस बात को हम लोग बिल्कुल बेसिक से अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जो कि हमारा पॉलिनोमियल था। डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या है हमारा 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है देन p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स, अब इस बात का मतलब क्या है देखिएगा ध्यान से। इस बात का मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब सर हमारे टॉपिक में लीनियर इक्वेशन तो लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर टू वेरिएबल भी लिखा हुआ है। ये टू वेरिएबल का मतलब क्या है? तो देखिए आपकी इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल है। हमारे पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल था, तो हमारी इक्वेशन में भी एक वेरिएबल आया। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल प्रेजेंट है, वन वेरिएबल। ओके, बहुत बेसिक बात। अब देखिए ध्यान से, फिर हम लोग बातचीत किया करते थे अब इस टॉपिक पर क्या बात किया करते थे, इस टॉपिक को हम लोग कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो सेटिस्फाई करता था उसको हम लोग रूट्स जीरोस कहते थे, लेकिन यहाँ पर इस x के वैल्यू को, जो कि इसके एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग कहते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब अगर बात करें इसको हम लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और चूंकि इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आगे हम लोग सॉल्यूशन में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल के बारे में। लेकिन अब हमारे टॉपिक में ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना होके क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। तो लेट एक आप बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x
-2 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। लेट, हम बात करते हैं टू वेरिएबल की। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आती है कि लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका कारण भी पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ भी इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा था और यहाँ भी आप लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं, तो क्या दोनों सेम सेम? क्या नहीं बच्चा, ये दोनों एक जगह पे सेम नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल तो सिर्फ इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस दोनों का डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल था तो हमने आगे चल के कहा कि लीनियर ये हमारा 1 वेरिएबल में है और यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, लीनियर तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि दोनों का डिग्री 1 है। देखिए इसका भी डिग्री क्या 1 है और इसका भी डिग्री क्या है 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देन इसको एफ ऑफ करता के ऊपर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूजन नो। देन पी ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज said to be as linear polynomial in 2 variables। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद हो तो हमने कंडीशन लेकर चला करते थे कि हमारा ए का वैल्यू इसके यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ भी कोई कंडीशन है क्या? यस बिल्कुल कंडीशन है। देखिए ध्यान से, अगर इसमें ए 0 हो गया, अगर ए 0 हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ बी वाई प्लस सी बचेगा और बी वाई प्लस सी बचे, इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन बने मतलब इन 1 वेरिएबल बनेगा। और चूंकि ये 2 वेरिएबल का है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा कि दोनों कोएफिशिएंट एक्स और वाई का 0 नहीं होना चाहिए। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीनों रियल होगा बट ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ बात है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो एक छोटा सा आप एग्जांपल देख लें तो ये तो हमारे इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। क्या हम लोग इसका डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं? तो बात है कि डेफिनेशन मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि आप इसका डेफिनेशन को याद कीजिए, चाहे डेफिनेशन को जाके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। डेफिनेशन तो हमने सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए कि हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं कि लीनियर इक्वेशन है, एग्जाम में मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन दे दे, बच्चे को जब पता ही नहीं कि लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस चीज को हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को इक्वेशन का पता हो। इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के वैल्यू को मीन सॉल्यूशन को फाइंड करने वाले, और अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ तो उस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन उसमें दिए पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना। मीन्स मेन काम सॉल्यूशन फाइंड करना और इक्वेशन को बनाना है। यही 2 काम इस चैप्टर में हम लोगों को करने हैं। अब अगर नोट करना चाहते हैं इसको तो नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक का हमारा बात हो गया कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है।
अब इस पर हम लोग क्या क्या समझते हैं देखिएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि आप कोई ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू बताइए, आप कोई ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू बताइए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, मीन्स कर दे। ठीक है, आप एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू बताइए जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब हम आपको बतला दें कि ऐसा हमारे पास इनफाइनाइट नंबर वैल्यू होता है जो इस एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, मीन्स कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसके अगर आंसर पूछा जाए तो हम आंसर नहीं बदला सकते। इसका कारण क्या? अब मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए कि बताइए इसका आंसर क्या, वो बोल देगा जस्ट एग्जांपल के लिए कि हमारे पास हमारे लिए इसका एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू -1 है। जस्ट एग्जांपल के लिए एक व्यक्ति बोला कि हमारा आंसर ही आया, दूसरा बोला कि हम एक्स का वैल्यू कुछ और ले रहे हैं, जैसे दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम इसका वैल्यू -3 ले रहे हैं और वाई का वैल्यू ले रहे हैं अपना 3/5। जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी यूनिकनेस हमारे आंसर में नहीं है। अब जब हमारे आंसर में कोई यूनिकनेस नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम लोग पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि जब क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जो सभी के लिए एक हो। अगर मान लेते बोर्ड यही क्वेश्चन पूछ के बोलता है कि आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, तो एक बच्चा ये निकाल के देगा, एक बच्चा ये निकाल के देगा, कुछ और बच्चा कुछ और निकाल के, बोर्ड सही किसको मानेगा? तो बोर्ड को एक ऐसा आंसर चाहिए, मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले को एक ऐसा आंसर चाहिए जो सबका आना चाहिए। इस इक्वेशन के यूज से हम इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। और इसका एक और कारण अभी हम आपको बतलाते हैं कि जितना, अगर मान लीजिए कि हम लोग को कोई इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसमें जितना वेरिएबल है उतना हमको इक्वेशन चाहिए, तभी उस इक्वेशन का हम एक यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जब था ax प्लस b इज इक्वल टू 0, आप इसमें ध्यान से देखिए कि x का कितना वैल्यू, x का कितना सॉरी इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग कम से कम एक सॉल्यूशन तो बता सकते हैं, कम से कम एक यूनिक सॉल्यूशन तो जरूर बतला सकते हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल है इसलिए एक ही इक्वेशन की मदद से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, हमको इसका यूनिक सॉल्यूशन बतलाना है तो हमको इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। इन्हीं दो इक्वेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वर्ड। मीन्स अब हमारे पास ऐसा दो दो इक्वेशन होगा और उनके मदद से हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहना क्या चाहता है। अब हम अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा दिखता है, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 be a pair of linear equation in two variable। ठीक है, ये हमारा, अब देखिए आपको पता चल रहा है, अगर इसको हम ढक दे तो ऊपर वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, अभी पर क्या है, और एक ही हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अभी पर क्या है। ये दोनों को जब हम साथ लिख कर चलते हैं तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है हमारे पास इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब जैसे हमारे पास कंडीशन कुछ कुछ हुआ करते थे प्रीवियस में, क्या इसमें कोई कंडीशन है? तो बिल्कुल वही सिंपल कंडीशन हमारे पास है कि इसका हम कह सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब हमारे क्या है, रियल। फॉर सिंपल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड k2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास है।
ये जो कंडीशन हमारे पास है इसके लिए है बस सिंपल बात, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल कहलाता है। कोई दिक्कत हमको लगता है कि यहाँ तक में आप लोगों को होना नहीं चाहिए। कहीं पे इसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी ऐसा कुछ कुछ कहा जाता है, नाम है, उससे हम लोग को कोई ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से दिखता है। अब कंडीशन क्या है कि हमारा ए बी सी इसमें कोई जीरो भी हो सकता है, इसमें इसके लिए कोई कंडीशन ऐसा है नहीं, बस इतना है कि ए बी सी और A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों रियल नंबर होंगे, 6 रियल नंबर हमारे पास होगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप एक सिंपल सा आप कोई भी इक्वेशन देख सकते हैं, जैसे कि ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम लोगों को दो तरीके से समझना है, एक अलजेब्राइक मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। क्या सीखेंगे क्या हम लोग इन दोनों मेथड के थ्रू? इन दोनों मेथड के थ्रू हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या हमारे इक्वेशन जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। करता है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सभी बातों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह का होता है हमारे पास, एकदम ध्यान समझिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह का होता है, एक जिसका कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मींस वैसा एक सॉल्यूशन, वैसा इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब वो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है और इनफिनिट भी हो सकता है। दो ही बात है, या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है या तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। वो क्या है? कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग कहेंगे हमारा सॉल्यूशन, हमारा इक्वेशन कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से एक बार देखिएगा, मान के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? व्हेन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस एग्जिस्ट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मीन्स सॉल्यूशन होगा। व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, नहीं करेगा हम लोग उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि एक सॉल्यूशन भी हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। कंसिस्टेंट में ये दोनों बातें आ गई, यूनिक सॉल्यूशन भी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी। और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक ही बात है, नो सॉल्यूशन। इसमें कोई और चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। नो सॉल्यूशन का केस हमारे पास होता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि आप ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? तो
पहले आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। चलिए, तो चलिए आज हम अपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके लिए लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। हम दो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन दोनों के बारे ध्यान से देखिएगा। हम इसको एक सिंपल, सबसे पहले अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आप नोट डाल के लिख भी सकते हैं, बाद में आप इसको अपने नोट में नोट डाल के ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल represent a straight line। पर आई होप आपको बनाने भी आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो भी ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको याद होगा हम लोग क्या किया करते थे, एक बॉक्स बनाया करते थे। इधर हमारा एक्स और इधर हमारा वाई। एक्स का वैल्यू एक और जीरो रखने पे हमें वाई का वैल्यू 10 मिलता था, और जब हम वाई का वैल्यू जीरो रखते हैं तो एक्स का वैल्यू हमें 10 मिलता है। ठीक है, तो आप एक ग्राफ ड्रा कीजिए। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर कहीं पर 10 है और यहाँ पे कहीं हमारा 10 है। एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, कोई खासा रफ है, रफ टाइप का। ये हमारा 10, 0 और ये हमारा 0 को 10। ठीक है, ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है। ठीक है, हम आइए नेक्स्ट ग्राफ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x 0 तो y का वैल्यू -4, y 0 तो x का वैल्यू 4। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं हमारा x y -4 कह रहा है। y -4 कहीं हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है? ये हमारा पॉइंट है 0, -4। फिर कहता है x का वैल्यू 0, 4 लेने के लिए 0, 4 कहीं हमारे पास यहाँ होगा। ठीक है, कहीं पर हमारे ये 4, 0 यहाँ पर होगा। अब आपको ये बात पता होगी कि लाइन इनफाइनाइटली दोनों साइड एक्सटेंड करता है, मीन्स वो इधर की तरफ भी आगे की तरफ बढ़ता होगा और इधर की तरफ भी आगे की तरफ बढ़ता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो सिमिलर जब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है? ये हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का इक्वेशन है।
आप एक रफ ये ग्राफ डायग्राम है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब हमने इक्वेशन जो एक फर्स्ट इक्वेशन था उसको ड्रॉ किया x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस इक्वेशन को ड्रॉ किया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को, क्या ये दोनों लाइन या दोनों इक्वेशन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए कि ये हमारा लाइन जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, वो इसको और एक्स कॉमा वाई पर x1 कॉमा वाई वन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स x1 कॉमा वाई वन इस लाइन के इक्वेशन पे विलाई करता है, मीन्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखिएगा, x1 कॉमा वाई वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 को भी सेटिस्फाई करता है, और x1 कॉमा वाई वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 को भी सेटिस्फाई करता है। और जो सेटिस्फाई करता है उसी को तो हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि x1 और y1 ये दोनों इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। मीन्स हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या इसके अलावा और कहीं पर कोई इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है। इस बात का मतलब है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है, मीन्स इक्वेशन है, उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब ये इंटरसेक्शन कर रहा है एक पॉइंट पर। अब हमको पता चल गया कि जब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, तो इसका मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। ये केस नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब इधर आइए। अब मान लीजिए अपना इक्वेशन ले देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक बार। हम रफ में यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखिएगा x प्लस वाई। इसका तो आपको समझ में आता है कि एक लाइन ऐसा होगा जो 10,0 से और 0,10 से पास करता होगा। ये हमारा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है वो लिखा हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। मीन्स हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको 2 कॉमन लेकर। चलिए आपके लिए हम कर ही देते इतना। आपको दिखना चाहिए कि ये इक्वेशन और जो सेकंड वाला इक्वेशन दोनों सेम सेम है। मीन्स जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ भी हमारा क्या होगा, ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल इस पर ऐसे कोइंसाइड करते हुए वो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मतलब इसी इक्वेशन से हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 का ग्राफ बना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे बना हुआ है। मीन्स दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे बना हुआ है, तो इस पर जो पॉइंट्स इस पर होंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर देंगे, वही इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वही इसका भी सॉल्यूशन होगा। मीन्स आप सोच के बताइए, एक लाइन पर कितना पॉइंट एग्जिस्ट करता है? क्या एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है? क्या दो पॉइंट एग्जिस्ट करता है? नहीं, हमारे पास इन्फिनाइट नंबर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का मतलब है कि इस पर इन्फिनाइट नंबर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस इक्वेशन का एक इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनाइट है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और यहां पर हम क्या बात किए थे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट?
कंसिस्टेंट इक्वेशन। आई होप आपको ये पूरी बातें क्लियर होंगी। अभी हम इसमें कुछ नहीं लिखा है, हम सिर्फ आपको इसमें समझा रहे हैं कि कंसिस्टेंट इक्वेशन हम कहेंगे किसको। अभी हम पूरी बातें आपके लिए लिख भी देंगे, लेकिन क्या आप इन चीजों को समझे या नहीं समझे कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि कंसिस्टेंट इक्वेशन होता क्या है। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके ही सब कुछ दिखलाने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? तो इसमें तो कुछ ऐसा नोट करने का चीज है नहीं। अभी हम लोग जो डिस्कस आगे करेंगे उसको अपलोड कीजिएगा। इस टॉपिक में हमने ग्राफ बनाना भी सीखा। जिसको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा उन्हें भी यहाँ पर मतलब उनका भी डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया है। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर टू इक्वेशंस तो अब इसका हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ का मीनिंग क्या है तो देखिए ध्यान से। सबसे पहला ग्राफ हमारा ऐसा होगा, ये हमारा x और ये हमारा y। ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। और ये हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ है, जो एक दूसरे को x1 y1 पर कट कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसा ग्राफ है? सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये बतला क्या रहा है? ये बतलाता है कि हमारे इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास। दूसरा ग्राफ की बात करते हैं। मीन्स एक ही ग्राफ हमारे पास दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। मीन्स कोइंसाइडिंग नेचर का ग्राफ हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसी पर हमारा दूसरा इक्वेशन भी हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं ग्राफ कैसा है? कोइंसिडेंट ग्राफ। कोइंसिडेंट ग्राफ, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड ग्राफ की बात करते हैं।
पैरेलल है, समझ जाइएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों ग्राफ हमारे पास क्या है, पैरेलल है। अब देखिए जब दोनों ग्राफ पैरेलल है, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में तो हम लोग जो सॉल्यूशन फाइंड करें वो कॉमन होना चाहिए दोनों में, तभी सॉल्यूशन हमारा काउंटेबल है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हो रही है तो एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, वैसा नहीं कि जो कि एक को सेटिस्फाई करे। ओके, तो कैसा ग्राफ है ये? पैरेलल ग्राफ। ग्राफ क्या है? पैरेलल है। और कैसा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन केस से। चलिए यहां तक का हमारा बात होता है क्लियर। अब इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अपने कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट है और ये हमारा इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये पूरी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होंगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइम स्टैम्प लगा के उसको डाल सकते हो। बाद बाकी अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो हमारा पार्ट 2 इस चैनल पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय।